भारत 24 के मंच पर इस वक्त मौजूद हैं फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय। एक बार जोरदार तालियों के साथ फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। मैं जानती हूं आपका बहुत व्यस्तम शेड्यूल था और उसके बावजूद आप पहुंचे भारत 24 के मंच पर, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप फायर ब्रांड नेता हैं, फायर तो है ही और उसके साथ साथ वो फायर अलग अलग जगह नजर आती है जब भी आप कुछ कहते हैं। क्योंकि अभी जेसी शो की हम एक क्लिप देख रहे थे और उसमें जेसी सर ने कहा कि 400 के इस आंकड़े में विपक्ष को उलझा दिया। मतलब हर कोई ये चर्चा करने लगा कि 400 पार जाएगी क्या बीजेपी। किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी जीतेगी या बीजेपी नहीं जीतेगी, हर किसी ने कहा कि 400 पार जाएगी क्या। तो क्या विपक्ष वाकई में बहुत उलझा हुआ इस 400 के आंकड़े में नजर आया? और 6 चरणों के बाद बीजेपी ने इसको कितना सुलझा लिया है नंबर वाइज, आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए, शुरुआत में आपने कहा कि मैं फायर ब्रांड हूँ और फायर नहीं है। अपन एसी में बैठे हैं इसलिए फायर पता नहीं लग रही है। बाहर से मैं भी बनारस से आ रहा हूँ, वहाँ कितनी फायर है मैंने देखी है। और वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से जरूर कहूँगा कि इस फायर को रोकना चाहिए। हमें पेड़ लगाकर, इंदौर में हम 51 लाख पेड़ जुलाई में एक दिन में लगाएंगे, तो उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही, माननीय मोदी जी इतने दूरदृष्टा नेता हैं कि उनकी तुलना में देश में भी कोई नेता नहीं है किसी भी दल के पास। वो वो बड़ी पॉजिटिविटी से काम करते हैं, कभी निगेटिव काम नहीं करते। अब इस बार 400 पार पूरा विपक्ष लगा, नहीं 400 तो नहीं आएगी, 400 तो नहीं आएगी। ये कोई भी नहीं कह रहा है कि सरकार नहीं बनेगी। तो ये मतलब अपने आप ही उलझ गए कि 400 नहीं आएगी, 400 नहीं आएगी, 400 नहीं आएगी। अब ये उनकी राजनीतिक रणनीति है और उसमें विपक्ष पूरा उलझा हुआ है। और ये बात सही है कि आज की तारीख में, जैसे तकनीश जी ने भी कहा, कि कोई नेता नहीं है जो देश को संभाल सके, जो देश को आगे बढ़ा सके। मोदी जी के अलावा और कोई नाम दिखता नहीं है और इसलिए मुझे विश्वास है कि देश की जनता 400 के आसपास ही ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। चलिए, अगर आपके ऐसे इंटरनल सर्वेस कहते हैं तो आपको बधाई मैं एडवांस में दे देती हूँ। धन्यवाद। जाहिर है कि 4 तारीख को हम चर्चा कर रहे होंगे कि बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया, लेकिन आपने विपक्ष के उलझने की बात की। लेकिन विपक्ष ने खुद को सुलझाने के बड़े तरीके अपनाए। बहुत सारी पार्टीज एक साथ गठबंधन बनाया, अलायंस बनाया, लेकिन धीमे धीमे ऐसा लगा कि वो परत दर परत बिखरता चला गया। नीतीश साहब आपके साथ आ गए, जिन्होंने उसकी नींव रखी। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अपने घोटाले में फंसते हुए नजर आए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। पंजाब में एक दूसरे से अलग हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में साथ हैं। फिर उसके बाद दीदी से आपका अत्यंत लगाव है और क्योंकि आपको बहुत शानदार जिम्मेदारी 6 साल के लिए दी गई, आपसे ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल जो मरुभूमि रही है बीजेपी के लिए, उसमें आपको पत्थर पर घास उगानी है और आपने वो शानदार तरीके से किया। तो पहले तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन कैसे ये चमत्कार कर दिया आपने, पत्थर पर घास उगाने का काम कैसे किया? ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये मोदी जी का चमत्कार है, ये अमित शाह जी की रणनीति है। उसके अनुसार मैंने काम किया। मैं अच्छा योजना को क्रियान्वयन करने की क्षमता मेरे में है। योजनाकार हमारे अमित भाई थे और नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का था और संगठन की क्षमता नड्डा जी की थी। हम सब ने मिलकर वहाँ पर काम किया। मुझे याद है जब सबसे पहले मुझे हरियाणा में प्रभारी बनाया और हम लोग जीत गए हरियाणा, उसके बाद फिर मुझे अमित भाई ने कहा कि यार एक तुम्हें बड़ी जवाबदारी देना। मैंने कहा दे दीजिए कोई सी भी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दो। तो मैंने उसी वक्त इस्तीफा दिया और मुझे बंगाल का प्रभारी बना दिया। मैं बड़ा चमक गया कि बंगाल जैसे प्रदेश है, मेरे को बंगला आती नहीं, इंदौर कहाँ, बंगाल कहाँ। और उनको पता था कि मेरी ससुराल वहां पर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमाई जी को ससुराल भेजा गया कि जाइए वहां जिम्मेदारी संभालिए। पर आप विश्वास करेंगे कि मैं शादी के वक्त भी बंगाल नहीं गया था। उनके पेरेंट्स लड़की लेके यहाँ आए और वही बारात लेके आई थी मुझे शादी पर ठीक है, मुझे जवाबदारी दी और मैं बंगाल गया, जाकर देखा मैंने। ये बात सही है कि जिस समय मुझे बंगाल का प्रभारी बनाया था, उसमें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को
प्रत्येक जिले में खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था, पर हमारे सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी और वहाँ की पूरी टीम के साथ हमने अच्छा तालमेल किया। और ये कहते हुए मुझे आज गर्व है कि हमारी 6 साल की मेहनत का परिणाम है कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने वहाँ पर बार बार उनकी रणनीति के अनुसार हमें काम करना सिखाया। और आज बंगाल के प्रत्येक जिले नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी है। इसका श्रेय जाता है उन 6 वर्षों को जिसमें हम लोगों ने काम किया। लेकिन ममता बनर्जी के साथ, दीदी के साथ आपकी ट्यूनिंग किस तरीके की है कैलाश जी? क्योंकि आप उनको हमेशा सेंटर में रखते हैं, किस तरीके की ट्यूनिंग है आपकी उनके साथ? मेरी ट्यूनिंग आप समझ लीजिए कि अभी 38 केस चल रहे थे, 6 कम हुए, 32 बचे हैं अभी। और वहाँ अलग अलग जगह 4-5 वकील जो जाते रहते हैं रोज और खबर भेजते रहते हैं। तो ऐसी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि जो काम, जो अपराध ने किया उस अपराध का मुकदमा वहां पर कायम है। बहुत अच्छी ट्यूनिंग है जी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। हम चाहते हैं ये ट्यूनिंग ऐसे ही बनी रहे। और जो मतलब काम आप बद्दुआ दे रही हैं मुझे। मैं तो इस बात की तारीफ कर रही हूँ कि जो काम आपके ससुराल वाले नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिखाया और आपको बंगाल में भेज दिया, तो ये काम वो कर सके। लेकिन बंगाल में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है और जाहिर है कि बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन को वहां पर मजबूत किया है बदौलत आपके और मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनावों में बंगाल की धरती से सियासी जीत के मायने बीजेपी अपने लिए क्या निकाल रही है? देखिए, ऐसा है कि इंडी गठबंधन में टीएमसी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तीनों बंगाल के अंदर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ममता जी कहती ये सीपीएम, ये बीजेपी बी टीम है, ये कांग्रेस, ये एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का। समझ में नहीं आता इंडी गठबंधन का अगर सही चरित्र देखना है तो बंगाल में जाकर देखिए, सब आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे कार्यकर्ता वहां पर बलिदान देके बंगाल को बचाने के लिए लगे हुए। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना अत्याचार हुआ कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसा देश की राजनीति में केरल में हुआ और बंगाल में हुआ। पर इतने अत्याचार के बाद भी हमारे कार्यकर्ता वहां डटे हुए हैं। सिर्फ एक ही संकल्प है उनका, बचपन की शाखा में वो गए और उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम करना मतलब देश के लिए काम करना, मातृभूमि के लिए काम करना। और हमारे कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहुति देकर भी वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ रहे हैं। और उनकी क्षमता के कारण मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि बंगाल में हम 30 के आसपास सीट जीते, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। 30 सीटों की बात आप कम कर से रहे हैं। कम। बधाई हो आपको। लेकिन ये रक्त चरित्र क्यों है बंगाल में इतना? हमेशा जब भी हम भी खबरें देते हैं और खासतौर से चुनावों के समय, तो ये खबरें दी जाती है कि बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, ये हुआ, जगह जगह हिंसा हुई, फिर ममता बनर्जी का उस पर स्टेटमेंट आ जाता है। ये रक्त चरित्र आधार में क्यों बंगाल में इतना मजबूत होता जा रहा है? ये सब वामपंथी माओवादी इन लोगों ने बंगाल को, देखिए बंगाल बहुत अच्छा प्रदेश है, बहुत अच्छा साहित्य, बहुत अच्छे कलाकार है। एक समय था जब बंगाल के कलाकारों से पूरा पूरा बॉलीवुड भरा हुआ था। आप सिंगर देख लीजिए, म्यूजिशियन देख लीजिए, हीरो देख लीजिए, मतलब आज भी जय बनर्जी के वो गाने आज भी चलते हैं तो याद आ जाता है कि न झटको जुल्फ से पानी की मोती टूट जाएगा। ये सब कलाकार वहां के थे। दुर्भाग्य से कला वहां से समाप्त हो गया, साहित्य वहां से समाप्त हो गया। और वामपंथियों ने वहां पर जैसे ही सत्ता संभाली, उसके बाद इन लोगों को घेर घेर के मारा, कला और साहित्यकारों की हत्या की, अपने अनुसार साहित्य को सृजन किया और उसका माध्यम हिंसा था। पूर्णिमा जी, आप कल्पना कर सकती हैं कि कोई, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की वामपंथियों ने, उसके घर में उसके रक्त से बिरयानी बनाई और उसकी माँ को खिलाई। उस माँ से मैं बंगाल में मिलकर आया। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? ये बंगाल में हुआ है। ये सब, इसकी जड़ में वामपंथी है,
और वामपंथियों ने ये सब हिंसा वहां पर खड़ी की थी। उस पूरा की पूरा वामपंथी के जितने भी गुंडे थे वो टीएमसी में आ गए और वो भी वहां पर यही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा वामपंथियों जैसी हो चली है, ऐसा बीजेपी को क्यों लगता है? देखिए, आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। अब राहुल गांधी जी का भाषण कि इस देश की संपत्ति 2% के पास है, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, और बाकी लोगों से उनके पास 2% है, बाकी सबके पास, बड़े लोगों के पास पैसा, इन 2% का हक मैं दिलवाऊंगा। क्या है इसका मतलब? क्या लूटपाट करवाएंगे? क्या करेंगे? कोई एक पॉलिसी है क्या ये? मतलब ये सब वामपंथी लोग के भाषण हम सुनते हैं। इस प्रकार के भाषण अगर राहुल गांधी देते हैं तो ये देश के लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसी पार्टी जिसका साम्राज्य रहा इस देश के अंदर 6 दशक तक, उसके नेता अब संपत्ति का एक्सरे करेंगे, गरीबों में बांटेंगे। अरे भाई, आप गरीबों को सक्षम करो। मोदी जी का नारा क्या है? गरीबी हटाओ, सबका साथ, गरीब कल्याण की योजनाएं लगाई उन्होंने। देश में आजादी के बाद पहली मोदी जी की सरकार है जहां गरीबों की संख्या कम हुई है। 32% गरीब इस देश के अंदर कम हुए। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, नीति आयोग का। और इसलिए आप गरीब को सक्षम बनाइए। वो मोदी जी काम कर रहे हैं। अब इनका क्या नीति है, क्या नियत है, समझ में नहीं आता। भाषण आज क्या देते हैं, कल क्या देते हैं, समझ में नहीं आता। और इसलिए देश यदि विपक्ष को देखता है तो निराश हो जाता है, और आशा जैसे ही मोदी जी को देखते हैं तो आशा बन जाती है। इस देश की आशा का केंद्र यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग असल में ये जानना चाहते हैं कैलाश जी कि बीजेपी की बी टीम है कौन? कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि बीएसपी आपकी बी टीम है, आप हैदराबाद चले जाइए तो वहां पर कहा जाता है कि एआईएमआईएम आपकी बी टीम है, फिर इधर बंगाल में मैं वापस आ जाती हूँ तो टीएमसी मानती है कि कांग्रेस आपकी बी टीम है, कांग्रेस मानती है कि टीएमसी आपकी बी टीम है, ये कहते हुए कि भाई 2 वोट बीजेपी को दे देना लेकिन इनको मत देना। तो आपकी असल में बी टीम कौन है, ये तो बता दीजिए। हमारे यहाँ संघ में ओटीसी होती है 1 महीने की। मैं गया था 90 में बैतूल में, वहाँ स्वर्गीय भावराव जी देवस आए थे। तो उन्होंने बोला भाई समाज में 2 ही प्रकार के स्वयंसेवक हैं, एक वर्तमान स्वयंसेवक और एक भावी स्वयंसेवक। जो संघ को समझ जाएगा वो संघ की शाखा में आ जाएगा। और इसलिए समाज में 2 ही वर्ग है, एक स्वयंसेवक है, एक भावी स्वयंसेवक है। आप जाके समाज में संपर्क करिए और भावी स्वयंसेवक को स्वयंसेवक बनाई है। ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये भावराव जी देवस का भाषण था ये। तो कुल मिलाकर लोग भले कुछ भी आरोप लगाए, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर आपके मंच में कह रहा हूं कि देश में कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उसके कार्यकर्ता से यदि आप पूछो कि देश का अच्छा नेता कौन है तो वो सिर्फ मोदी बोलता है। भले मजबूरी में वो टीएमसी में काम कर रहा है, सीपीएम में काम कर रहा है, कांग्रेस में काम कर रहा है, यदि कोई नेता है तो एक ही, वो है नरेंद्र मोदी। और इसलिए आज बाकी राजनीतिक दलों के अंदर ये संकट है कि उनके कार्यकर्ता उनके दल में काम तो करते हैं पर तारीफ मोदी जी की करते हैं। तो ये मोदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है, कृतित्व का प्रभाव है कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे, आज देश की आशा का किरण सिर्फ नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार हैदराबाद में आपने माधवी लता जी को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतार दिया, खूब जबरदस्त जोर शोर से प्रचार भी किया गया और बीजेपी ऐसा मान के चल रही है कि माधवी लता बहुत कड़ी टक्कर दे रही हैं। अब तो वोटिंग हो चुकी है, कुछ तो आपका इंटरनल सर्वे कहता होगा, हैदराबाद में क्या हालात है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार हमने पढ़ा है रानी दुर्गावती के लिए, हमने पढ़ा है, मतलब बहुत सारी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ा है। मैं माधवी जी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने तो रानी दुर्गावती को नहीं देखा, हमने झांसी की रानी को नहीं देखा, पर शायद इसी प्रकार के अवतार हुए होंगे वो भी। माधवी जी जिस ताकत के साथ उनके क्षेत्र में जाकर ललकार रही है,
मैं उनको सैल्यूट करता हूं और देश के सब भारतवासियों को सैल्यूट करना चाहिए। जहां से लोग निकलने में डरते हैं, उस मोहल्ले में जाकर वो चैलेंज कर रही है कि देखते हैं कौन गुंडागिर्दी करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो देवी पूजा हम करते हैं, वो देवी पूजा इसीलिए करते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त हो। इसी शक्ति के रूप में माधवी जी वहां पर लड़ रही है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जो एक इमेज है मुस्लिम विरोधी, विपक्ष का नैरेटिव है, मैं इसी बात के साथ इसको आगे बढ़ाती हूँ। बीजेपी मुस्लिम विरोधी है ये कहा जाता है। इसके तर्क में आप कह सकते हैं कि केंद्र की तमाम योजनाएं हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं जाती, वो सबको मिलती हैं। लेकिन फिर माधवी लता जी बुर्का हटा के वेरीफाई क्यों करती हैं कि सही वोटर है या गलत वोटर? ये तो सबको करना चाहिए। यदि निष्पक्ष मतदान कराना है तो आपको ये तो करना पड़ेगा। अरे भाई, हमने तो पुरुष पकड़े हैं, बुर्का पहनकर वोट डालने आ गए। हमें चाल से लगा कि ये बुर्का हमने पकड़ा तो पुरुष निकला। तो अगर आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है तो बुर्के का जो दुरुपयोग मतदान के दिन होता है, उसको चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। इसको लेकर कभी आपने चुनाव आयोग से कोई अपील की? कई बार बात हुई है, पर ऐसा है कि उनका धर्म आड़े आ जाता है और इसलिए सब लोग डरते हैं आजकल कि कहाँ हाथ डालें इसमें, ये श्वेत मक्खी का जाला है, इसमें हाथ नहीं डालना। पर मैं इस मंच से ये जरूर कहता हूं कि आने वाले समय में समाज को मांग करना चाहिए कि स्पष्ट चुनाव होने के लिए कम से कम जो बुर्का पहनकर आए उनको विशेष रूप से जांच करना चाहिए। पिछले कुछ वक्त में देखा गया कि कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया और ये आरक्षण की बहस एक बहुत लंबी चली हुई है। ऐसे में बीजेपी सरकार अगर बनाती है तो इस मामले को कैसे आगे लेकर जाएगी? देखिए, हमारा तो साफ कहना है कि इस प्रकार धर्म के आधार पर जो कांग्रेस ने राजनीति की है, बंगाल में भी की है। बंगाल में तो एक मैंने सूची देखी, 250 पुलिस वालों की एक जिले के अंदर भर्ती थी, उसमें 185 ओबीसी मुस्लिम है। उसमें 250 में 185 मुस्लिम है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। अब ये 185 लोग जिसको कि इन्होंने तुष्टिकरण की नीति के कारण आरक्षण दिया, उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ पिछड़े का, नुकसान हुआ एससी एसटी का। तो ये एससी एसटी पिछड़ों का आरक्षण काट कर वो मुस्लिम भाइयों को जो आरक्षण दे रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है और हम जहां पर भी सत्ता में होंगे ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये राज्य का विषय है और इसलिए जहां जहां हमारी सरकार है वहां तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जहां हमारी सरकार खूब बनेगी, इस प्रकार के आरक्षण को समाप्त करेंगे। विरोध ममता बनर्जी का भी है, दीदी का भी है। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर कोर्ट रद्द कर देता है तो वो साफ कह देती है कि मैं इसको मानने वाली नहीं। अब देखिए पूर्णिमा जी, यही तो आश्चर्य की बात है। लोग मोदी जी पे आरोप क्या लगाते हैं? वो संविधान को नहीं मानते, वो न्यायपालिका को नहीं मानते, और सार्वजनिक रूप से ममता जी कहती है कि मैं कोर्ट को नहीं मानती हूं। कोई कुछ बोलता ही नहीं। मीडिया वाले जरूर आप जैसे लोग बोलते हैं। एक राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया। आप न्यायपालिका को नहीं मानेंगे? दुख की बात है कि तुष्टिकरण की नीति में सब लोग, पूरा विपक्ष दबा हुआ है, दबी जुबान से बात करता है। किसी को देश की चिंता नहीं है, सबको कुर्सी की चिंता है। हम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जीते हैं और अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं तो देश के लिए। 2 चरणों की वोटिंग के बाद आपने कह दिया कि हिंदू राज्य की स्थापना होगी। तभी मैंने आपको कहा कि आप फायरी भी हैं और फियर्स तो हैं ही। 2 चरणों की वोटिंग हुई नहीं कि आपने कह दिया कि हिंदू राज्य की स्थापना होगी ही होगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा हिंदू संस्कृति का सम्मान होगा, क्योंकि बहुत अपमान किया लोगों ने हिंदी का, हिंदू का, जनेऊ काटी। हमने इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमारा खून खोल जाता है, किस प्रकार इस देश के अंदर इस्लाम आया, कितने मंदिर तोड़े गए। अब कम से कम पहली बार मोदी जी के युग में हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का सम्मान हो रहा है और एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि इस दुनिया को यदि सही मार्गदर्शन दे सकता है तो वह हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार ही दे सकते हैं। और इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे तो इसका मतलब ही है, क्योंकि हिंदू शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है, और इसलिए दुनिया के अंदर शांति को ला सकता है तो हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति ला सकती है। और इसलिए हमारी ये मान्यता है
कि हम यदि हिंदू की बात करते हैं तो हम शांति की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं हम अहिंसा की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं विकास की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। और इसलिए हिंदू को विपक्ष ने बहुत छोटा कर दिया। हिंदू बहुत विराट शब्द है। एक अंतिम सवाल और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करूंगी, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में तो 30 सीटों का जिक्र कर ही दिया है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से कितनी? 29, पूरी 29। एक कम कर रहा हूं, बंगाल में 30 बोला था, या 29 ही कर रहा हूं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने समय निकाला। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई धन्यवाद होप कि पूर्णिमा जी। घर वापसी आपको अच्छी लग रही है। वापस आप मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, Thank तो you. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।